वेक्टर अलजेब्रा का, आप लोग के मैथमेटिक्स चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। सबसे पहले इसमें स्टार्टिंग होती है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की बात करो तो ये चीज आती है कहाँ से? फिजिक्स से आती है। क्वांटिटीज आती है ना फिजिक्स में से। फिजिक्स में ये फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट में। एक होता है आपका स्केलर और एक होता है आपका वेक्टर। और यहीं से आया है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है। अब वेक्टर होता क्या है तो इसका कैसे समझाओगे? तो कोई भी यूनिट जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड हो, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। और कोई भी क्वांटिटी जिसमें केवल क्या, दोनों मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये इतना बेसिक बात है। अब इसमें क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर में कैसे, सिंपल बात है। एग्जांपल्स की बात करो तो अगर हम इसकी बात करें तो बोलेंगे 4 किलो चीनी। तो ये क्या है, हम लोग 4 केजी क्या है, ये है मैग्नीट्यूड। ठीक है। अभी आपसे बोले 4 केजी चीनी, यू आर गोइंग टू योर होम। 4 किलो चीनी लेके घर गए तो घर के तरफ डायरेक्शन होगा। इसका मतलब ये हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हुआ? तो अभी क्या है कि मैथमेटिक्स में इसका उपयोग कैसे करना है आपको, ये तो फिजिक्स का उपयोग था ना, मैथमेटिक्स में कैसे करेंगे तो बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। लेकिन साथ में इस वेक्टर क्वांटिटी आपको अलजेब्रा में मिक्स करके देगा। मिक्स करने का सीन है कि एक्स वाई जेड जो है ये 3 वेरिएबल्स जो अलजेब्रा में एग्जिस्ट करते हैं, वो वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। अब वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो करते हैं आई, जे और के, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। और इसी के संग क्या जुड़ जाएगा, एक्स, वाई और जेड। ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेट कर लो ओपी इज इक्वल टू, मान लो एक तो कोई लाइन है ओपी इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर रिप्रेजेंटेशन में बात करो तो यहाँ पे 3 एक्सिस, एक्स वाई जेड, आई जे के। क्लियर हुआ? तो ये था आपका सिंपल रिप्रेजेंटेशन। अभी अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड पता करना हो, अब देखो मैग्नीट्यूड से पहले एक और चीज कि हम वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन 2 तरीके से होता है, या तो उसके सर पे क्या हो, एरो हो, और या तो क्या हो, कैप। अब इस वाले को बोलते हैं नॉर्मल, जिसके अंदर इसके जो नॉर्मल वेक्टर्स होते हैं वो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैप का मतलब था यूनिट। कैप का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, जो यूनिट वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर। यूनिट वेक्टर्स का मतलब वो इंडिपेंडेंट ही खुद के अंदर क्या हो, वेक्टर्स हो, और ये अकेले नहीं मिलेंगे, इनके संग और भी कोई ना कोई किसी न किसी रिस्पेक्ट में कंपोनेंट की बात हम लोग करते हैं इन वाले वेक्टर्स में। पर ये वाला इंडिपेंडेंट होता है, मतलब जहां भी जाएगा वेक्टर बना देगा। ठीक है, जहां पे भी चला गया, जिसके संग भी चला गया, वो बंदा ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। इसको बोलते हैं क्या, यूनिट वेक्टर। उसके बाद अगर ये हो गया सिंपल, अगर हम एक्सप्रेशन जिसमें हम कहेंगे वेक्टर और अलजेब्रा दोनों का मिक्सर है ना, तो इसका जो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है ओपी, ऐसे मॉड्यूलस करते हैं हम इसका, इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ जाता है हमारा, किसके लिए, मैग्नीट्यूड निकालने। ठीक है। अब इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला है ना, यहां से डायरेक्ट ये कैसे बन सकता है? एक सवाल दिमाग में आ सकता है कि ये लाइन के बाद ये लाइन कैसे पॉसिबल है? ये आई जे के संग क्या घटनाएं घटी हैं, आपको पता है इस बारे में? पता है आपको आई जे के बारे में क्या घटनाएं घटी हैं, कैसे ऐसे हो गया है? दोनों साइड स्क्वायर किया। ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी याद ना, उसमें था एक तरफ स्केलर और दूसरी तरफ वेक्टर। तो अभी देखो स्केलर की कुछ प्रॉपर्टीज है और वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टी है, उन्हीं प्रॉपर्टीज की मदद से ये ऐसा हुआ है। ध्यान दे देते हैं, स्केलर में हम लोग डॉट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। ठीक है। और वेक्टर में क्या लगाते हैं, क्रॉस लगाते हैं। ठीक है। और आई डॉट आई, जे डॉट जे, जे क्रॉस जे, के डॉट
के क्रॉस के, ठीक है। अब देखिए ये i डॉट आई है ना, तो ये है एक i वेक्टर और ये है दूसरा i वेक्टर, ठीक है। और जब हम इसको ओपन करते डॉट ओपन होता है तो क्या आता है कॉस, और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो i इंटू आई क्या बनेगा i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, क्लियर हुआ। अच्छा अब सोचो कि ये i तो सेम था तो ऐसा था, अभी अगर i डॉट जे होता या j डॉट के होता या k डॉट आई होता, इन तीनों में से कोई भी होता, तो हमें पता है ना कि ये i ये j ये k, अगर इन दोनों की बात करो तो एंगल कितना बनता है 90, तो i डॉट j का मतलब आई जे कॉस 90, और 90 की वैल्यू 0, यानी काम खत्म। यानी हर एक केस में 0 और इसके हर एक केस में वैल्यू 1 मिलेगा। चल उसी तरीके से अब वेक्टर की बात करो, तो वेक्टर में क्रॉस होता है तो क्या आता है साइन, साइन आता है ना। तो अगर मान लो कि i क्रॉस i करो, यानी ये करो i और ये करो i, और दोनों करो तो दोनों में जो एंगल कितना है, और साइन 0 की वैल्यू 90, अरे 0, तो इस केस में i क्रॉस i की वैल्यू 0, समझ आया। वैसे ही j क्रॉस j में, k क्रॉस k में, ये तो हो गया। अब सोचो कि इसमें i क्रॉस j बने तो उस केस में कितना बनेगा 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो i क्रॉस j इज इक्वल टू समझ आया। k कांस्टेंट नहीं बच्चे, k ये वाला i क्रॉस j इज इक्वल टू k, j क्रॉस k इज इक्वल टू i, और k क्रॉस i इज इक्वल टू, ये समझ आया। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमने जब मैट्रिक्स लिया तो जब इसको मॉड किया तो तुरंत अंडर रूट चल जाता है उसके ऊपर, और इनके अंदर का स्क्वायर हो जाता है। तो x i का स्क्वायर करोगे, i का स्क्वायर का मतलब i डॉट i है, और i डॉट i की वैल्यू कितनी होती है 1, तो i स्क्वायर काम खत्म, x स्क्वायर, j डॉट j 1 y स्क्वायर, और k डॉट k 1, और ये हमको मैटर नहीं। कोई डाउट किसी को? क्रॉस नहीं लगा सकते हैं आई क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस नहीं निकालना है, और क्रॉस का जरूरत कब पड़ती है, जब हमको डायरेक्शन पता करना पड़े। कभी भी मैग्नीट्यूड के लिए क्रॉस की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। हम वेक्टर पढ़ते ही इसीलिए हैं ताकि हम जान सके किस डायरेक्शन में है। अगर हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती तो हमें वेक्टर पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं है ना, समझा। इस वजह से क्रॉस नहीं लगा सकते। और याद करिए कि अभी हम लोगों ने लास्ट अपने फिजिक्स का जो भी कवर किया है, जो भी कल का फॉर्मूला किया F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, तो आई एल क्रॉस बी या टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, टाउ एम क्रॉस बी, उसमें हमने क्या कर रहे थे, हम लोग मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल का प्रयोग करते थे, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल का प्रयोग करते थे, क्यों, डायरेक्शन। अच्छा अगर हमें डायरेक्शन की जरूरत ना पड़ती तो हम क्रॉस क्यों करते, साइन क्यों लगाते, कोई आवश्यकता है नहीं। अब बुझेंगे नहीं बुझेंगे, ये चीज समझ में आया। चलो नेक्स्ट, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग द स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर इट्स डायरेक्शन रेशियो। अगर हम किसी भी वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट निकालें, यानी किसी भी वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट, तो उसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्शन रेशियो, डीआरएस दिखाते हैं, ठीक है। और एंड इट रिप्रेजेंट इट पोजीशन अलोंग द रिस्पेक्टिव एक्सिस, और इसका प्रोजेक्शन हर एक एक्सिस के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। हो गया ये वाला। द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी एंड डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन। तो देखो दो चीजें हो गई, एक है डायरेक्शन रेशियो और दूसरी है डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइन जिसमें हम कॉस और साइन का प्रयोग करते हैं, और रेशियो जिसमें हम दो मतलब कि दो क्वांटिटीज का रेशियो निकालते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन रेशियो वाला कौन से कंपोनेंट में आता है, स्केलर कंपोनेंट में आता है, ठीक है। तो कोसाइन वाला की बात करो तो वेक्टर्स में आता होगा। चलो तो अब हम लोग डायरेक्शन रेशियो दिखाएंगे किससे, स्मॉल आर से। तो जब ऐसा होगा तो डायरेक्शन रेशियो को, डायरेक्शन देखो द मैग्नीट्यूड, सॉरी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड किससे दिखाएंगे हम लोग, स्मॉल आर है। डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी। डायरेक्शन कोसाइन क्या है,
LMN, ये वैल्यू है रिस्पेक्टिव। डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू ABC, डायरेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू LMN, तीनों के लिए, एक्सिस के लिए। तो हमें क्या मिलेगा, L इज इक्वल टू A/R, M इज इक्वल टू B/R और N इज इक्वल टू C। ये रिलेशन है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बीच, दोनों के बीच का रिलेशन निकलता है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका और एक निकलता है फॉर्मूला कि अगर हम इन तीनों का स्क्वायर कर दें, यानी L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, तो इन तीनों का स्क्वायर वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है दोनों, इन दोनों एक्सप्रेशन का यूज होगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। नेक्स्ट है द सम ऑफ द वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द थ्री साइड ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर इज 0। यानी कि अगर हम एक ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, तो इन केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, 0, ठीक है। चलिए ये भी एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर्स को कैसे जोड़ते हैं, स्टार्ट किया जाए। तो ये भी देखो, जैसे ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी ना, वैसे ही ये भी क्या एक प्रॉपर्टी है। तो स्केलर कैसे जोड़ते हो, तो बचपन से अभी तक आप स्केलर जोड़ते हुए आ रहे हो, कोई दिक्कत हुआ अभी तक, 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 + 2 11, ये सब स्केलर है। वेक्टर में क्या आया कि अब वही 2 के संग क्या लग जाएगा और वही 5 के संग क्या लग जाएगा, जी, ठीक है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, सिंपल ऐसे लगा 2i + 5, ठीक है। या अभी हमारे पास अगर दो एक्सप्रेशन आ जाए, कितने, दो एक्सप्रेशन, कैसे, मान लो आ जाए 2i कैप + 5j कैप और एक और आ जाए 3i कैप + 7k कैप, और हमको इसको आपस में सम करना पड़ता है। कैसे सम करेंगे, हम करेंगे 3 2 5i कैप, माने i के संग ही जुड़ेगा, ठीक है, प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। ऐसा नहीं हो कि हम 7 और 5 आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि ये k है और ये क्या है, और ये दोनों आपस में जैसे हम लोग अलजेब्रा में याद है क्या करते हैं, अलजेब्रा में लोग करते हैं कि x वाला जो हमेशा वो x के संग जाके जोड़ता है, y वाला हमेशा y के संग जोड़ता है, z वाला z के संग जोड़ता है। सेम यहाँ पे अलजेब्रा नाम है वेक्टर अलजेब्रा, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर आपके सामने एक वेक्टर है और उसमें हमने अगर आगे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, तीनों के संग करेंगे, ये भी एक प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट है वेक्टर ज्वाइनिंग 2 वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, यानी मान चलो कि एक हमने ऐसे साइन बना दिया, एक यहाँ पे कोई वेक्टर है a और ये कोई है b, उसी का पॉइंट है। अब हमको इनकी वैल्यू निकालनी है, इस वेक्टर ज्वाइनिंग का वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा, यहाँ पे x y z था ना, मैग्नीट्यूड निकालना तो x y और z था नहीं था। तो अभी कोई प्लेन में बात करोगे ना, तो कोऑर्डिनेट से बात करोगे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, x1 y1 z1, और यहाँ पे क्या होगा x2 y2 और z2। तो सिंपल x की जगह पे x2 - x1, क्या कहते हैं y की जगह पे y2 - y1, और z की जगह पे z2 - z1, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर याद हो तो, डिस्टेंस फार्मूला, बस। तो ये डिस्टेंस फार्मूला, लेकिन अब उसमें ट्रिपल एक्सिस की बात करेगा, मतलब कि ट्रिपल एक्सिस, उस समय आप लोग डबल एक्सिस बात करते थे, केवल x और y, अब इसमें x y z तीनों की चर्चा करता हूं। नेक्स्ट है, जैसे ये हो गया आपका डिस्टेंस फार्मूला, इसी तरह एक होता है आपका सेक्शन फार्मूला, ठीक है। और सेक्शन फार्मूला मालूम है ना, मालूम नहीं मालूम, चलिए देख लेते हैं लोग सेक्शन फार्मूला भी, हटा दो इसको। देखिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है, मान के चलो कि एक लाइन है, ये कोई A है, ये कोई B है, और कहीं बीच में भी C है। अब इसका कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 z1, x2 y2 z2, और इसका क्या होगा x y z, लेट कर दो, ठीक है। अभी सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है, सेक्शन फार्मूला बोलता है कि अगर
कोई ये पॉइंट सी है, इसको m रेशियो n में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो फॉर्मूला करेगा mx2 क्या बनेगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू x। सेकंड फॉर्मूला क्रॉस करते हैं हमेशा mx2 nx1, ठीक। उसी तरह y के लिए y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस समझा। उसी तरह z के लिए z इज इक्वल टू m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस, तीनों क्लियर। ये सेक्शन फॉर्मूला क्लियर हुआ, हाँ या ना। उसके बाद है आपके लिए ये था एक्सटर्नल और इंटरनल की बात करते हैं। यानी एक होता है जो बाहर से सेक्शन डिवाइड होता है, एक होता है इंटरनल सेक्शन डिवाइड होता है। देखिए जो इंटरनल होता है वहां पे क्या लगता है, प्लस, और एक्सटर्नल में माइनस। बस इतना ही चेंजिंग है, बाकी से ठीक है, सब क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये कितने कौन से चैप्टर में, मतलब कौन सा 10.123 एक्सरसाइज देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से कौन सी साइड में, ठीक है। तो नेक्स्ट है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो मान लो एक ट्रायंगल आया था, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट ये आया ए से बी पे, फिर गया बी से सी पे, ठीक है, और फिर ए से गया सी पे। एक ही कंडीशन होता है, या ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, एक ही हो सकता है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है ना कि इसका तीर डायरेक्शन वैसे ऐसे की तरफ को होता है, इसका मतलब कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है। डिस्टेंस तो दोनों केस में है, पर डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करते हैं, क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वेक्टर्स, ठीक है ना, हाँ या ना। तो यहाँ पे इन वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार हो जाएगा आपका कि जो ए बी और ए सी होगा ना, जो ए बी होगा और जो ए बी है और जो बी सी है, उसकी वैल्यू किसकी बराबर, ए सी के जैसा हमको दिख रहा है, ठीक। अब क्या है कि ए सी में से हम क्या कर देंगे, ए बी घटा देंगे, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, बी सी के। फिर ये तो एक केस हो गया। अब ए सी में से बी सी घटा दो तो उसकी वैल्यू किसके बराबर, ए बी। फिर दोनों को सबको आपस में क्या कर देंगे, सम कर देंगे, सिंपल। तो क्या होगा, जो बी सी होगा, जो ए बी होगा, जो आपस में क्या हो जाएंगे, कट करके खत्म हो जाएंगे। बचेगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू, जो बताता है कि ये पूरा पूरा क्या है, साइक्लिक, ठीक है। पूरा पूरा क्या बताएगा, साइक्लिक। क्लियर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट दिस इसी को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। नेक्स्ट है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ये क्या होगा, ए प्लस बी वेक्टर रिजल्ट, ठीक है। अभी क्या है इस वाले केस में है ओ ए दिया है ना, ओ ए ओ बी ओ सी, कुछ नहीं है, सिंपल है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सिंपल। इसमें भी कोई कुछ नहीं करना है। मेन आता है एडिशन, मेन आता है जब हम वेक्टर एडिशन सम करते हैं, वेक्टर सम करते हैं, तो एक कंडीशन आता है ना, वेक्टर सम करते हैं। तो मान चलो कि ए है, ये बी है, ये रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, नहीं a1 b1 नहीं ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये याद है कि नहीं याद है? ये रिजल्टेंट वेक्टर की बात करते हैं जब, तो जैसे मान चलो कि ये कोई डायरेक्शन है f1 और ये डायरेक्शन है f2, और हमको क्या बात करनी है, f की, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया आपको थीटा, तो कैसे पता करेंगे, रिजल्टेंट f इज इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। इससे हमको पता चल जाएगा कि f की वैल्यू कितनी है। ये वेक्टर्स में डेरिवेशंस में आता है करने के, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। अब अगर a along वेक्टर b, ये पोजीशन में रखिएगा, पोजीशन इंपॉर्टेंट है।
अगर हम ए से बी के ऊपर क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये होगा ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। ठीक, ये ए टू बी के ऊपर प्रोजेक्शन है। अगर बी टू ए पे करे तो नीचे क्या हो जाएगा, मॉड। चलो नेक्स्ट है स्केलर डॉट प्रोडक्ट। जाना दीजिए यार, नहीं। सॉल्व करेंगे तब ना भूल जाते हैं, फिर आपको बताना बता देगा। समझ में आ रहा है, बताइए। चलिए हम लोग बात करेंगे स्केलर डॉट प्रोडक्ट। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी बहुत ईजी है, तुम समझ नहीं रहे हो, ठीक है। ए डॉट बी करेंगे तो वो फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा के बराबर होगा। अब यहीं से ए डॉट बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू कॉस थीटा, डबल फॉर्मूला बनता है यहीं से। एक डॉट करके हमने वैल्यू निकाली, दूसरा हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, मॉड भी ठीक है, सेम सेम कंडीशन। मॉड भी है तो हाँ तो ये इसका मॉडुलस ही हो, ये मॉडुलस ही होता है, ये मैग्नीट्यूड ही होती है, ठीक है, और कुछ नहीं होता है। इधर वाला आपको वेक्टर होगा, यही ना, ये वेक्टर है, ठीक है, चलता है। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट है आपका हाँ प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी कि ए डॉट बी हमेशा कैसे होंगे, स्केलर क्वांटिटी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ए डॉट बी की वैल्यू ए बी के बराबर होगी जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक। तीसरा है जब पाई बाई 2 हो जाएगी तो 0 हो जाएगी, ठीक। चौथा है कि दोनों का भाई परपेंडिकुलर हो तो क्या है कि बतिया बारह घुमा रहा है। कॉस थीटा की वैल्यू डिपेंड, देखो इस डायरेक्शन में होगा तो हमेशा उसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। क्या मिलेगी? क्यों? क्योंकि थीटा 0 और cos 0 की वैल्यू 1। और अगर हमको ऐसा केस मिल जाए तो हमेशा 0 मिनिमम मिलेगा, ठीक है। चलो हाँ ठीक, ये बताइए कि अगर a की वैल्यू 0 या b की वैल्यू 0 हो जाए तो cos कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब दोनों वेक्टर ही 0 हो जाए तो cos से क्या मतलब रह जाएगा। नेक्स्ट है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, इसी का सेम डिट्टो है, ठीक है। यहाँ पे डॉट है ना तो यहाँ पे क्या लग जाता है, और इसको करके हम क्या बना देते हैं, वेक्टर बना देते हैं। अब क्रॉस लगेगा ना तो यहाँ पे ए बी बनेगा, यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा, साइन, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, क्रॉस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, किस रूट है यहाँ पे, साइन, ठीक है। बस इतना सा का फर्क है। लेकिन हाँ इनका मल्टीप्लाई करने का तरीका अलग है, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, पर इसका मल्टीप्लाई तरीका है डिटरमिनेंट तरीका। याद है डिटरमिनेंट में ऐसे 3 खाजा करके नहीं आता है। नहीं आता है, अभी आएगा। अब मैं चैलेंज कर दिया, अब एकदम आगे रहेगा। चलिए आपके हमको करना है क्या, ए क्रॉस बी करना है। मान लो ए वेक्टर है आपके सामने, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, x1 y1 z1। ऐसे ही कोई b है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब आपको डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी याद है, a क्रॉस b इज इक्वल टू ऐसे मॉड खींच देंगे, ठीक है, खींच दिया। अब ये 3 क्रॉस 3 का बनेगा, दिमाग में रखिएगा हमेशा। तो सबसे पहला है हमारा i j k, एकदम फिट है। फिर x1 y1 z1, फिर x2 y2 z2, x2 y2 और z2, ठीक है। अब हमको करना क्या है, हमको पकड़ना है i1 को। i1 को पकड़ेंगे ना तो हम ऐसे और ऐसे कैंसिल कर देंगे पूरा। बचा क्या, बचा y1 z2 और y2 z1, ये बचा ना। तो ये हो जाएगा आपके सामने सबसे पहले क्या हो जाएगा, i ब्रैकेट में y1 z2 माइनस y2 z1। हमेशा ऐसे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले यही करेंगे, ऐसा नहीं कि पहले y2 z1 कर देंगे, ऐसा करेंगे तो साइन में गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो ये हो गया i में, फिर बीच में क्या होगा, माइनस, हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा माइनस होगा बीच में। ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, अपने आप पूरा रख देंगे, माइनस जे। और ये क्या बताते हैं। उसमें x1 z2 माइनस x2
z1 फिर प्लस k और अब ये गया तो x1 y2 माइनस x2 y1 और ये हमारा वेक्टर तैयार हो गया इज इक्वल टू a क्रॉस b। बस यही है, इतना एक्सप्रेशन रखेंगे, वही तरीका लगाएंगे, कोई वैल्यू रहेगा पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, अब बोलो क्या बोल रहे थे आप? जो मैग्नीट्यूड रहेगा जैसे x का है तो उसको साइन के साथ रखेंगे या फिर साइन को बाहर? साइन के साथ। अच्छा, इसमें ये तो एकदम रिजल्टेंट फॉर्मूला है, इसमें जो भी करेंगे आप साइन के साथ ही करेंगे, इसके साइन में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे और ना उसके साइन में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। कौन लाइन? जो मान चलो कि यहाँ में माइनस x1 आ गया तो वो तो वैसे ही उठा के रखना है ना, उसके संग कोई नहीं करना है। फिर i का मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में? हाँ तीनों में। अरे मतलब वो हाँ उसमें इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वांटिटी बन जाएगी तो इनटू आई का ही बस काम खत्म। फिर इसको करेंगे तो एक क्वांटिटी इनटू जे, एक क्वांटिटी इनटू के, तो आई जे के क्या फॉर्म बनेंगे? अब देखो आई जे करके दो वो इक्वेशन था, अब आई जे करके खाली एक इक्वेशन। ठीक है, ये तो आप लोग को आता है ना। अब आ गया। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है? तो a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा है इनटू n कैप है, क्योंकि n कैप बताता है कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट है अगर a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 0 तो a क्रॉस b की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी भाई, ऑटोमेटिक है, भले ही sin 90 हो, sin 90 की वैल्यू 1 हो। नेक्स्ट है अगर a पैरेलल टू b है तो इस केस में 0, क्यों? क्योंकि sin 0 की वैल्यू कितनी है? 0। तीसरा है आपके सामने है कि a क्रॉस b इज अ वेक्टर। तो अगर देखो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग करते हैं ना कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड, लेकिन वेक्टर नहीं होल्ड करता। वेक्टर की वैल्यू a क्रॉस b की वैल्यू b क्रॉस a के बराबर नहीं हो सकती, तो किसके बराबर होगी? माइनस b क्रॉस a के बराबर। इसका मतलब कि जो इसका वेक्टर है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। डॉट स्केलर दोनों में? अरे हाँ, डॉट में तो कर रहा है ना। अच्छा, 2 into 3 इज इक्वल टू 3 into 2 करेगा ना। ठीक, दूसरा है आप गए रिश्ता लेके लड़की के घर, ठीक, अब पहला लड़की वाली आए आपके घर, दोनों सेम बातें हैं, अलग अलग है। वो अलग बात है कि शादी आप ही की हो रही, लेकिन सेम बातें नहीं है। ठीक है, अब यहाँ माइनस साइन लगाते हैं तो सेम बात है, यानी कि जो भी वो हो रहा है उसका ठीक अपोजिट। पता ना कि साइन क्या करता है, हमेशा क्या करते हैं, जो भी काम हो रहा है क्या करता है, वही करता है। इसीलिए साइन को मानने की आवश्यकता नहीं, पर हम जानते हैं कि डायरेक्शन क्या हो रहा है, अपोजिट। चलो नेक्स्ट है हम लोग के पास, अभी मैंने बताया ये वाला आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। फिर मैंने बताया आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। इस पर चर्चा की। अगर इसको उल्टा कर दे तो? उल्टा से माइनस साइन लगेगा बस। अच्छा, हाँ, एंगल निकाल सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपन मॉड ए मॉड बी, और उसके बाद है आपका बस हो गया खत्म। हाँ देखिए, दो फॉर्मूले में दिए हैं, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो मॉड ए क्रॉस बी कर देंगे, एकदम इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिएगा। अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, वेक्टर वाला पैरेललोग्राम का एरिया, तो आप सिंपल ए क्रॉस बी निकाल दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर उसका पैरेललोग्राम के लिए। हाँ, ये पैरेललोग्राम के लिए है। अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो आप कर दो 1/2 उसी का, ए क्रॉस बी का 1/2 कर दो, आपका ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, तो आपको मौके पे हमेशा चौका देके जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम लोग का ये प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर यानी वेक्टर अलजेब्रा हो गया खत्म। ये 3 ठीक है, हाँ 3D का थोड़ा पार्ट है, हम लोग 3D शुरू किया जाएगा।